हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ट सीरीज जो चल रहा था 68th बीपीएससी के लिए, जिसमें हम पहले वाले पार्ट में हम लोग 74 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से सुनिए सेशन। तो 75 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं या कितने सीट है लोकसभा में। तो बिहार में जो लोकसभा का सीट है वो 40 है और राज्यसभा का जो सीट है वो है 16 सीट राज्यसभा के हैं। तो ये याद रखना आपको, लोकसभा का सीट कितने हैं बिहार में 40 और राज्यसभा का कितने हैं 16। तो लोकसभा में 40 सीट में से 6 सीट जो है ये रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, 6 सीट। अब ये 6 सीट कहाँ कहाँ है ये आप लोग देखिए, थोड़ा गूगल करिए आप लोग भी, तब याद रहेगी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के क्षेत्र में 73 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था। तो ये जो है ये है सी, पंचायती राज के पदाधिकारियों और उनके 2 या 2 से अधिक बच्चे होने पर उसके पद में बने रहने का आयोग घोषित कर दिया जाएगा। तो ये प्रावधान बिल्कुल नहीं था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। चलिए आप लोग को यहाँ बताना है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था। ठीक है, और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, भारत का संविधान मान्यता देता है। तो भारत का संविधान जो मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का मान्यता देता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाँ सी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ एक नया राज्य बनाना चाहता है तो संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना जाएगा। तो देखिए ये जो है पहला संविधान संशोधन किया जाएगा, क्योंकि ये है यूनियन एंड स्टेट करके पहला शेड्यूल में है, तो उसी में छेड़खानी करके आर्टिकल 1 को करके एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। और किस बहुमत से पास होना चाहिए, तो साधारण बहुमत से संसद में ये बिल पास होना चाहिए और उसके बाद ये नया स्टेट बनाने के लिए एग्री हो जाएंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, जिसमें से पहला शेड्यूल जो है वो है, पहला शेड्यूल क्या है, यूनियन एंड स्टेट है। तीसरा शेड्यूल क्या है, ओथ एंड एफर्मेशन है, जो कि कोई भी मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई शपथ पत्र लेते हैं तो वो सारी बात मेंशन है शेड्यूल 3 में। फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो फोर्थ शेड्यूल जो है एलोकेशन ऑफ सीट इन स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरी में कितने सीट राज्यसभा लोकसभा का है वो डिस्ट्रीब्यूशन है किया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करें बिहार में राज्यसभा से कितने सीट है, तो बिहार में राज्यसभा के 16 सीट है, 16 सीट है और लोकसभा के कितने 40 सीट है। 40 सीट में से 6 सीट क्या है शेड्यूल कास्ट के लिए, ये क्या है आरक्षित है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें 7th शेड्यूल में क्या है, तो 7th शेड्यूल में है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि स्टेट और सेंटर और स्टेट के बीच कैसे पावर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके बारे में जानकारी मिलती है हम लोग को। 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज की जानकारी मिलती है, जो कि लेटेस्ट भाषा 4 बोडो डोगरो संथली मैथिली ऐड किया गया था हमारे संविधान में 2003 में, उसकी जानकारी हमको मिलती है। और टोटल 22 लैंग्वेज है हमारे 8th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल की बात करें, 10th शेड्यूल की बात करें तो एंटी डिफेक्शन एक्ट की बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। उसके बाद अगर हम 11th शेड्यूल की बात करें तो पंचायती राज की बात करता है। 12th शेड्यूल की बात करें तो म्यूनसिपैलिटी की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। मतलब कोई नया राज्य बनाना है तो पहला शेड्यूल को छेड़खानी करके या उसमें चेंजेस करके एक नया राज्य बना सकता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो ये करता है, यह राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन करता है, मतलब किस राज्य में कितना सीट होगा या किस यूनियन टेरेटरी में कितना सीट होगा लोकसभा राज्यसभा का, तो यही मेंशन है किसमें, अनुसूची 4था में, मतलब 4th शेड्यूल में ये बात मेंशन है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो ये पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने संवैधानिक मामलों पर न्यायालय की राय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय का संदर्भ दिया गया है। तो ये अनुच्छेद है 143। ठीक है, अगर राष्ट्रपति किसी संवैधानिक मामला में अगर वो राय लेना चाहे तो उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज से ले सकते हैं। तो ये मेंशन है अनुच्छेद 143 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, लेखानुदान का आशय है।
तो लेखा अनुदान का आशय है क्या है, बजट पारित होने के लिए लंबित निधियों का विमोचन। ठीक है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा कुछ इसमें क्लियर पता नहीं चल रहा क्वेश्चन के बारे में, शायद क्या के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों का उपबंध मौलिक अधिकार को चुने लेकिन एलियंस को नहीं है, ये चुनना है आपको। इसका सही आंसर है 1 और 3। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इंडियन सिटीजनशिप को दिया जाता है। फंडामेंटल राइट जो अवेलेबल है ओनली सिटीजनशिप के लिए, मतलब ओनली इंडियन सिटीजन के लिए है, वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो ये है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। एक नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये एक सिंपल मेजोरिटी, मतलब सरल बहुमत की जरूरत होती है और एक नया स्टेट बन जाता है। ठीक है, तो ये 84 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। चलिए, और किस अनुच्छेद में, किस शेड्यूल में छेड़खानी करना होगा, तो एक शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 1 है। टोटल शेड्यूल कितने हैं, 12 है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों के संदर्भ में नकारात्मक अधिकार शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन है। तो इसका सही आंसर है सी, वे अधिकार जिनके लिए दूसरों को व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है, ये लिया गया है USSR के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद कितने हैं, 51A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं, और ये पार्ट जो है, ये पार्ट 4A के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। तो ये करता है 51A और 21। ये मौलिक कर्तव्य होता है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी मेंशन है, और 21 से राइट टू लाइफ है, इसके अंतर्गत एजुकेशन रखा गया है। तो ये जो है बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये 51 एक मौलिक कर्तव्य भी है, और ये 21A में जो राइट टू लाइफ है उसमें ये बात मेंशन भी है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी भी 21 के अंतर्गत ही, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही रखा गया है। 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं होगा यदि अन्य कारखाना रोजगार में लाया होगा, या ऐसा कुछ। मतलब ये है आर्टिकल 24 में ये मेंशन है, कोई भी बच्चा जो कि अभी बालिग नहीं हुआ है या 14 वर्ष से कम उम्र के है, वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। ये बात मेंशन है कहाँ पे, अनुच्छेद 24 में। और ये क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट USA से लिया गया है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम चाहता है कि केंद्र और राज्य के मंत्री परिषदों का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, और विधानमंडल के सदस्यों की कुल संख्या क्रमशः उस राज्य की विधानसभा, ठीक है, मतलब 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था, तो ये हुआ था 91 संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन महाभियोग का मंच नहीं है। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन होता है तो उसमें भाग ले सकता है, लेकिन अगर उसका इम्पीचमेंट होगा तो वो भाग नहीं ले सकता है। तो वो कौन है, तो वो राज्य विधानसभा है। ठीक है, राज्य विधानसभा के जो सदस्य है वो जब राष्ट्रपति पे महाभियोग चलेगा, इम्पीचमेंट चलेगा, तो उसमें भाग नहीं लिया जाएगा। और राष्ट्रपति पे जो इम्पीचमेंट चला जाता है, महाभियोग चला जाता है, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, चलिए 91 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है। तो सही आंसर इसका है डी, ये नहीं किया जाता, बाकी किया जाता, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। भारत की संचित निधि से सभी व्यय पर लेखा परीक्षा और रिपोर्ट
करना, ये काम होता है क्या का। उसके बाद अस्मिकता निधि, मतलब कि आस्मिकता निधि और लोक लेखा से सभी व्यय पर लेखा परीक्षा और रिपोर्ट करना, ये भी इनका काम है। अगला है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि खातों पर लेखा परीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करना, ये भी इसका काम है। लेकिन सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने के नियंत्रण करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक राजस्व कोष में दर्ज है, तो ये इसका काम नहीं है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, बाकी ये सारा काम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। तो ये है, कौन है, सी क्या है, अपने राज्य के भीतर एक राज्य का राज्यपाल। क्या कहा, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है 92 का। तो ये है कौन, ये अपने राज्य के भीतर एक राज्यपाल, इसका पोस्ट सबसे ज़्यादा आता है। अगर हम लोग बात कर ले कि रैंक की, तो पहले रैंक पे आता है प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कोई इतने आदमी आ जाए तो सबसे पहले चेयर आप किसको देंगे, इस ऑर्डर में आप समझ लीजिए। अगर आज प्रेसिडेंट आ जाएगा तो सबसे पहले कुर्सी प्रेसिडेंट को लगेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट को लगेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर को लगेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट को लगेगा विद इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट। अगर उस स्टेट में आए हैं तो फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट के बाद आता फॉर्मर प्रेसिडेंट का स्थान, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का आता है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसी में स्पीकर ऑफ द लोकसभा का आता है, फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अपने राज्य के भीतर एक राज्यपाल का स्थान जो होता है वो पूर्व राष्ट्रपति से ऊपर होता है। ठीक है, चलिए भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ये आप लोग गूगल करिए और इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए। इसका आंसर है ई। ठीक है, इसमें आपको खोजना है। और देखिए एक नया पैटर्न हम लेके आए हैं, जितने भी ई ऑप्शन वाला होगा वो सारे का क्वेश्चन आप लोग करेंगे, गूगल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ई क्यों होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही ऑप्शन जो है आपका गेम चेंजर है। अगर ये खोजेंगे तो आपका भी जो याद रखने वाली चीज़ है वो आपके दिमाग में सेट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्या कहता है, किसी राज्य में विधान परिषद का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है 94 का ए, हर 2 साल की शुरुआत में खाली सीटों के नए चुनाव और नामांकन बढ़ा जाता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होता है, लेकिन बाकी होता है। देखिए परिषद का आकार संबंधित राज्य की विधानसभा में आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। संविधान संबंधित राज्य की विधानसभा में सदस्यता विधान परिषद के लिए केवल 1/3 सदस्य का चुनाव कर सकते हैं, ये भी सही है। एक विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में केवल 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, मेनली इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ए। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा, बाकी सब सही है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो अध्यक्ष है, ये कौन होते हैं अध्यक्ष, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन के परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के भी एक्स ऑफिस को चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, गंगा बेसिन के यही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत की जा सकती है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाया जाता है, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, आर्टिकल 61 के अंतर्गत चलाया जाता है। और ये संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, संसद के कोई भी सदन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग जिसको बोलते हैं ज्वाइंट स्टेट पीएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है, नहीं ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संसद में एक स्पेशल एक्ट के लाने के बाद बनाया जाता है। और ये किसका, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोला किसको जाता है, जब किसी दो स्टेट में कोई पब्लिक सर्विस कमीशन ना हो तो एक स्पेशल एक्ट ला के, संसद में एक स्पेशल एक्ट ला के एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, और वो दोनों स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए काम करता है। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, पहला बात।
ज्वाइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर कौन हो जाता है, कौन होगा, और इसके अध्यक्ष जो होगा, चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह 1968 के तहत एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस मापदंड को पूरा करने की आवश्यकता है? तो ये आवश्यकता है बी। अगर इसे 4 या अधिक राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वैध, मतलब जितना वैलिड वोट मिला होना चाहिए, और लोकसभा चुनाव में 4 सीट मिलना चाहिए, तब इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जो अभी हाल ही में किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? गुजरात में जब इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी को अभी मिला है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 नंबर क्या कहता है? देखिए, इसका भी आप लोग को ढूंढ के आंसर करना है। इसका सही आंसर है ई। ठीक है, क्यों ई है, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से को कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, किसी भी राज्य की सहमति के बिना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उस राज्य की सहमति हो या ना हो। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, राष्ट्रीय स्तर की बात हो, तो संसद पूरे भारत में कहीं भी किसी स्टेट में वो क्या कर सकता है, कानून बना सकते हैं, उस राज्य के अनुमति के बिना भी बना सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है सब स्टेट, तो यहाँ पे अगर उस तरह की बात है तो यहाँ पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, बिहार के स्थापित पंचायती राज के शासन की व्यवस्था कैसी है? तो ये है 3 लेवल पे, 3rd टायर बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो लागू किया गया था वही है, 3 टायर में बटा हो गया, गांव लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है और जिला स्तर लेवल पे है। तो 3 स्तरीय संरचना है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर, सही आंसर जो है ई है। यहाँ पे आप पॉज कीजिए वीडियो को, गूगल कीजिए, और क्यों ई इसका आंसर है, क्या क्यों ई होना चाहिए, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए ये भी ई इसका है ऑप्शन, कौन सा संवैधानिक इकाई नहीं है? जैसे अभी हम लोग ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किए हैं, जिसमें 2 राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइंट होती है, ये एक स्पेशल एक्ट द्वारा बनाया जाता है, तो ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये यूपीएससी की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी, संघ लोक सेवा आयोग, ये है यूपीएससी की बात। तो यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ये क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, दूसरा वित्त आयोग संवैधानिक है, लेकिन नीति आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है सी। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सही आंसर इसका है सी। ठीक है, ए और बी केवल। तो ये क्या कह रहा है, एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाता है। ठीक है, और बी है, भारत एक संघ है क्योंकि संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों का संविधान में निर्दिष्ट दिया गया है, मतलब बंटवारे की बात कर रहा है, शक्ति का बंटवारा हुआ है, और उनके पास अपने संबद्ध विषयों पर विशेष अधिकार क्षेत्र है, मतलब अपने अपने जो विषय है उस पर अपने अपने कानून वो लोग बना सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित युग्मों का परीक्षण कीजिए जो भारत की सरकार के स्तर और उसके स्तर पर सरकार के प्रत्येक सामने वर्णित विषय का कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, तो इसका सही सुमेलित नहीं है, ये स्थानीय सरकार, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी राज्य सरकार राज्य सूची में कानून बना सकती है, केंद्र सरकार केंद्र सूची में, और जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, और कंक्रीट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो ये है सरकारी शक्ति, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजन। मतलब जैसे आप लोग देखे थे कि आप लोग को ये बताना भी, हम लोग ऊपर बात भी किए कि शेड्यूल के तहत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता क्या है? सरकारी शक्ति सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभाजित है। ठीक है, जैसे केंद्र मोर पावरफुल है, स्टेट उससे लेस पावरफुल है, तो दोनों में क्या है, पावर का बंटवारा किया गया है। ठीक है, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो किस में आरक्षित है? तो ये आरक्षित है पंचायती राज निकाय में। ठीक है, लोकसभा में नहीं है, राज्य विधानसभा में नहीं है, मंत्रिपरिषद में नहीं है, तो पंचायती राज निकाय में है। तो आपको ये बताना है कि कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है बिहार के पंचायत में। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, लोकतंत्र के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय है लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है? तो ये है बहुमत का शासन। ठीक है, बहुमत का शासन। चलिए अगला 109 नंबर है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो 109 नंबर का है सी, यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए। यह संविधान का काम नहीं है। बाकी यह नागरिकों का अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट की बात कर रही है, फंडामेंटल राइट यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसको सुरक्षित रखने का गारंटी देता है हमारा पार्लियामेंट। जो कौन प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर फंडामेंटल राइट या मानव अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा 226 के तहत रिट्स जारी किया जाता है। ये आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा, हृदय भी कहा। ठीक है, कि हमारे संविधान का हृदय है। चलिए 110 नंबर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 109 का? सी। 110 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 110 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर जो है ई है। इसको आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हमको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्यों ई होगा इसका। ठीक है, लेकिन करिए, ये नहीं करिएगा तो नहीं बनेगी बात, ये करके देखिए कि क्यों ई होना चाहिए। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? तो देखिए भारत के चुनाव द्वारा मतदान सूची तैयार करना, उम्मीदवार को नामांकन करना। देखिए उम्मीदवार का नामांकन करना इसका काम नहीं होता, आचार संहिता लागू करना ये होता है, पंचायत चुनाव करना ये काम स्टेट का होता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ये भारत के चुनाव आयोग की बात कर रहा है, तो इसमें उम्मीदवार का नाम नहीं, ये मतदान सूची तैयार करना ये भी क्या होता है? स्टेट का काम होता है। ठीक है, स्टेट का काम होता है। और पंचायत चुनाव करना ये भी क्या होता है? किसका काम होता है? पंचायत चुनाव ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। और मतदान सूची को तैयार करना ये भी स्टेट का काम होता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, 112 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो क्या है, जो निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में अधिक वोट प्राप्त करता है। ठीक है, उसको फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका अर्थ है। तो इसका अर्थ है कार्यपालिका जो संसद में बहुमत का समर्थन पर निर्भर है। 114 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 114 नंबर क्वेश्चन का भी ई आंसर है। इसको ध्यान से पढ़िए और हमको बताइए कि क्यों ई होना चाहिए इसका। ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और बताइए। 115 नंबर का भी ई है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद आ गया ये 116 नंबर पे। 116 नंबर है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो हम लोग ऑलरेडी ये देख लिए थे कि कौन सा 10th शेड्यूल में है, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मिलाइए।
117 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो एक का क्या हो गया, ए का क्या हो गया, ए का हो गया 3। बी में देखिए क्या है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो बी का हो गया 5। तो देखिए कौन सा है, ए का 3 बी का 5, ए का 3 बी का 5 यहाँ भी है, ए का 3 बी का 5 यहाँ है। अब सी में देखिए क्या है, राज्य संघ संबंधों को समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो अब देखिए सी का 1 कहाँ पे है, तो सी का 1 कहाँ पे है, तो सी का 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे, तो ये थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन है, 119 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है बी 2 और 3। 2 क्या है, भारत के प्रत्येक समान निवास को एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, बिल्कुल सही। उसके बाद एनपीआर के लिए डेटा पहली बार 2010 में 2011 की जनगणना में हाउस लिस्टिंग चरण के साथ एकत्र किया गया था, बिल्कुल सही। तो ये दोनों 2 और 3 सही है। एनपीआर में केवल नागरिक शामिल है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 120 नंबर 120 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए एक ये करेंट अफेयर की तरह यूज हुआ है क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, चुनाव आयुक्त को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है। और वर्तमान में शायद राजीव कुमार है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये चेंज होते रहता है। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित सही कथन का पता लगाइए। देखिए इसका भी जो आंसर है ई है, आप खोजिए गूगल कीजिए क्यों इसका आंसर ई है। ठीक है, या क्यों ई होना चाहिए। 122 नंबर क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1983 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर नियुक्त किया गया था। तो ये था कौन, ए सरकार या कमीशन का गठन कब हुआ था, 1983 में। किस लिए, केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित है वो आर्टिकल 66। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। 124 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। देखिए वर्तमान में संख्या कितनी है, ये थोड़ा क्वेश्चन अल्टर लग रहा है, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 34 है, मतलब 33 जज है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये दोनों को मिला के 34 हो जाता है। तो मतलब 34 स्ट्रेंथ है अभी। वर्तमान में कितने हैं एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर पहला संसदीय मंच कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 2008 में। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का सीईओ है। तो नीति आयोग का वर्तमान में जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत, लेकिन इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अमिताभ कांत चेंज हो गए थे, शायद परमेश्वर अय्यर बने थे, लेकिन फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये भी करंट की तरह ये क्वेश्चन यूज होगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो देखिए नागालैंड में जो है कोई भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। उधर के 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें पंचायती राज सिस्टम नहीं है, और जैसे कि आपको बता दें नागालैंड हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ और दिल्ली में, इस सब में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, नागालैंड। 128 नंबर क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है इसका सही आंसर 1 और 2। तो देखिए इसमें क्या है 1 और 2, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत के चुनाव कराने का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही। पंचायत का चुनाव जो कराता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। पंचायत सीटों में परिसीमन आरक्षण और
रोटेशन के कार्य राज्य चुनाव आयोग में निहित है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 129 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 129 नंबर क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो ई है। आप लोग को ये बताना है कि क्यों ई इसका आंसर होगा। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को समान नागरिक संहिता स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो 130 का है सी, अनुच्छेद 144। ठीक है, अनुच्छेद 44 दिया गया। उसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन विधेयक संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है 11 दिसंबर 2019 को, और 12 दिसंबर 2019 को ये लॉ बन गया। ठीक है, और एक बार ये भी डेट आप लोग देख लीजिएगा कि ये राज्यसभा में कब पास हुआ था, लोकसभा में कब पास हुआ था, ये डेट देख लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है, बीपीएससी ही है। 132 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक क्या के पद के लिए प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है ये? तो ये है एक अनुच्छेद 148। 33 नंबर क्वेश्चन है, 133 नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये भी करेंट की तरह यूज होगा, ये आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर जो है सी है, हंसराज गंगाराम अहीर। 134 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन है ई। अब इसको आपको सर्च करना है और आंसर बताना मुझे क्यों ई होगा। 135 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत के केंद्रीय बजट को निम्नलिखित में से किस लेख में संदर्भित किया गया है? तो केंद्रीय बजट जो है वो 112 के तहत किया गया है। 136 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 136, भारत में मुख्य रूप से सहकारी समितियों द्वारा किस क्षेत्र में सेवा की जाती है? तो ये भी आंसर जो है इसका ई है। आप इसका देखिए एक्सप्लेनेशन और आंसर मुझे जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। 137 नंबर, देखिए 137 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आपका ई है, इसको बताना है आपको। 138 नंबर क्वेश्चन में, चलिए, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति के पास निर्धारित योग्यता होना चाहिए। वही योग्यता होना चाहिए जो अटॉर्नी जनरल बनेंगे, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता होना चाहिए। ठीक, चलिए, हाल ही में सरकार ने गोवा मुक्ति दिवस मनाया, इसके संबंध में किस संविधान संशोधन अधिनियम में गोवा का एक राज्य विधानसभा के साथ एक पूर्ण राज्य बनाया गया? तो 139 का सही आंसर है 56वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1987 में। 140 नंबर पे आ जाइए, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 21 अप्रैल को हर साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 141 में आ जाइए, बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए उस टाइम में तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है एक बार आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, 142 पे आ जाइए, किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सार्वजनिक सेवाओं तथा विधानसभाओं में 2020 तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 95वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 143 नंबर में कहा गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, 144 नंबर पे आइए, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है, कौन शामिल है? तो 144 का आंसर हो जाएगा बी, हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 145 का इसका आंसर ई है। चलिए सर्च कीजिए जल्दी जल्दी कौन कौन सा इसमें ऑप्शन सही है या कौन कौन सा गलत है। 146 नंबर आंसर हो गया, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?
तो देखिए, जब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है किसके द्वारा, तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत। उसके बाद आइए 147 नंबर। 147 नंबर में क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका जो सही आंसर है डी है। आप लोग इसको एक बार मिला कर देख लीजिएगा, ठीक है। 148 नंबर पे आइए। चुनाव आयोग के लिए जिला स्तर पर जिला रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये करता है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। आज़ादी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो देखिए आज़ादी के बाद पूछा जा रहा है, तो ये रहा है नीतीश कुमार का। चलिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के वित्त मंत्री श्री सुशील मोदी ने कितनी बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, तो ये किया है, यहाँ पे आ जाइए, ये किया है 10 बार किया। सुशील मोदी बिहार में 10 बार बजट पेश किए हैं, ठीक है। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और देखिए कल एक और टेस्ट लेके हम आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी।